जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज है देवउठनी 11 और देवउठनी 11 से यानी कि एकादशी से अपने संस्कृत में एक प्रश्न बनता है। वो कहाँ पर बनता है इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कालिदास का खंड काव्य है या फिर गीति काव्य उसको हम बोल सकते हैं मेघदूत। उसमें क्या था, उसमें यक्ष को जो श्राप दिया हुआ था वो देवउठनी एकादशी को या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी को उसका श्राप जो वो समाप्त होने वाला था। तो मुख्य प्रश्न तो यही है, यक्ष को जो श्राप मिला था वो कब समाप्त होगा। तो यक्ष को जो श्राप मिला था वो देवउठनी एकादशी को जो है समाप्त होने वाला था। तो इस पर हम सिर्फ एक प्रश्न न याद कर कर जो मेघदूत जो है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में कालिदास के बारे में प्रश्न आएंगे, यानी कि अपने सिलेबस में है कवियों के जीवन परिचय के बारे में उनसे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो कालिदास के बारे में आएंगे और उनका ही खंड काव्य है ये मेघदूत। तो इससे आज देवउठनी 11 है ये वाला प्रश्न बन रहा है, तो पूरी इसके सामान्य परिचय हम मेघदूत का भी कर लेंगे और कालिदास का भी कर लेंगे आज की क्लास में। ये अपनी दोहराई रहेगी ना कि पढ़ाई। पढ़ाई तो आई थिंक अभी कर ली होगी आप लोगों ने, पढ़ाई का टाइम नहीं है, अभी दोहराई का टाइम है। अगर दोहराई आप कर रहे हैं तो मेरे साथ आप सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेन नहीं उठाया जाएगा, ना ही आपको लिखकर, सिर्फ सुनने का काम इस क्लास में रहेगा। और आपने अगर पढ़ाई भी नहीं की है और ध्यान से अगर सुनेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कालिदास से हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, कालिदास के सबसे पहले जन्म की बात करें तो जन्म के दो मत हैं। एक तो है ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी और दूसरा है चतुर्थ शताब्दी। तो अपने जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, सिर्फ वो ही हम अ, उन पर ही हम ज़्यादा जोर देंगे, बाकी हम सामान्य परिचय इनका पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी क्यों माना जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न इनको माना जाता है। मालव संवत यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व अर्थात ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी है, इसीलिए इनका जन्म जो है ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। चतुर्थ शताब्दी भी इनके जन्म का मत माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनका समय 375 ईस्वी से 413 ईस्वी था, यानी कि चतुर्थ शताब्दी माना गया है, तथा कालिदास उनके दरबार में स्वीकार किए गए हैं। प्रमाणिक मत की अगर हम बात करें तो भारतीय परंपरा अनुसार ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी इनका जो है प्रमाणिक मत है। इनकी माता का नाम पार्वती था और पिता जो है परमेश्वरानंद थे। माता कालिदास की माता कौन थे, तो पार्वती, और पिता कौन थे, परमेश्वरानंद। इनके बचपन का या फिर गृह नाम क्या था, तो बंदरू। बंदरू क्या है इनके बचपन का नाम या फिर गृह नाम है बंदरू, क्योंकि ये चंचल थे बचपन में बहुत, इसलिए बंदरू जो है इनके बचपन का नाम है। उपनाम अगर इनकी बात करें तो उपनाम में कवि शिरोमणि, कवि चूड़ामणि, कवि शिरमौर, सरस्वती के वरद पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। कवि चक्कर, चूड़ामणि, कवि कुलगुरु या फिर विलास, जयदेव ने कहा है प्रश्न रागों में। ठीक है, कवि कुलगुरु इन्हें। ठीक है, तो ये इनके जो है उपनाम रहेंगे। और दीप शिखा की इन्हें उपाधि मिली हुई है। ये दीप शिखा उपाधि वाला प्रश्न जो है पीछे के एचटेट एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पर आप गौर कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार नहीं बल्कि पिछली से पिछली बार एचटेट में आया था शायद। और दीपशिखा कालिदास की उपाधि रहेगी। ठीक है, जन्म से ये थे मूर्ख और जाति से ब्राह्मण थे कालिदास। उपासक किसके हैं, तो अष्टमूर्ति भगवान शिव के उपासक हैं ये। फिर ये अलंकार इनका उपमा अलंकार है, क्योंकि एक वो है ना, श्लोक भी है इनके बारे में, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम महागे संति त्रयो गुणा। तो ये उपमा जो है, उपमा के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो कालिदास है। उपमा अलंकार इनका
प्रिय अलंकार है। प्रिय छंद की अगर हम बात करें तो उपजाति व अनुष्टुप जो है इनके प्रिय छंद रहेंगे। मेघदूत में प्रमुख छंद कौन सा है? मेघदूत में प्रमुख छंद अगर पूछा जाए तो मंदाक्रांता छंद जो है मेघदूत का प्रमुख छंद रहेगा। रीति इनकी वैदर्भी रीति है और गुण प्रसाद गुण है। प्रिय रस श्रृंगार रस है। रघुवंश को छोड़कर 6 रचनाओं में श्रृंगार रस है। सिर्फ रघुवंश को छोड़कर बाकी 6 रचनाओं में क्या है? श्रृंगार रस है। इनका प्रिय रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। प्रिय काल अगर हम बात करें तो वर्षा काल इनका प्रिय काल है। तो ये तो अपने बात कर रहे हैं कालिदास के सामान्य जीवन परिचय की। ठीक है, यहाँ से टीजीटी में अपने सिलेबस में है। कालिदास कहाँ पर है? तो टीजीटी के सिलेबस में। और मेघदूत कहाँ पर है? वो मेघदूत है पीजीटी के सिलेबस में। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, पत्नी इनकी पत्नी कौन थी? तो राजा श्रद्धानंद की पुत्री विद्योत्मा महती विदुषी थी, जो कि राजा श्रद्धानंद की पुत्री थी विद्योत्मा, वो इनकी पत्नी है। विद्वत्ता का कारण क्या था? विद्वत्ता का कालिदास विद्वान क्यों हुए थे? क्या कारण रहा था? तो काली माँ का आशीर्वाद व पत्नी का तिरस्कार। पत्नी ने तिरस्कार किया, उसके कारण ये जंगल में गए और तप वगैरह किया। तो उसके कारण जो है इनमें विद्वान ये बने थे। काली माँ का आशीर्वाद व पत्नी का तिरस्कार। विद्योत्मा का कथन अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो ये तीन जब कालिदास आए थे ना, कालिदास जब आए थे अपने घर पर तप करने के बाद, विद्वान होने के बाद, विद्वत्ता प्राप्त करने के बाद जब अपने घर आए थे, तब दरवाजा खटखटाया। तो विद्योत्मा ने क्या कहा था? विद्योत्मा ने कहा था अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो उसी पर जो है अस्थि से इन्होंने कुमार संभव की रचना कर दी। इन तीनों शब्दों से जो है 3 रचनाएं कर दी थी कालिदास ने। अस्थि से कुमार संभव की और कश्चित से मेघदूत की रचना कर दी थी और वाग विशेष से रघुवंश की रचना कर दी थी। इनके मंगलाचरण है ना ये, अस्थि का अस्तु श्याम दिशि देव आत्मा। ठीक है, कश्चित का कश्चित कांता विरह गुरुना, ये अपने मेघदूत का है मंगलाचरण। वाग विशेष में वाकार था संपृक्तो, ये रघुवंश की रचना की थी, रघुवंश का मंगलाचरण रहेगा। तो इन तीनों शब्दों से ही इन्होंने 3 रचनाओं की रचना कर दी। इतने ये विद्वान हो चुके थे। ठीक है, तो इनके बारे में प्रशस्तियां भी है कुछ, जैसे कि मेघे माघे गतम व्यय। मेघदूत और महाकाव्य, माघ का काव्य शिशुपाल वध था ना, मेघदूत और माघ काव्य को पढ़ने में ही उम्र बीत जाती है, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। मेघे माघे गतम व्यय। काव्येषु माघ कविषु कालिदास। काव्यों में माघ काव्य शिशुपाल वधम और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। ठीक है, और जयदेव ने क्या कहा था प्रश्न रागों में? भाषो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलास। ठीक है, भाषो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलास। कवि कुलगुरु जो है कालिदास को कहा था किसने? जयदेव ने प्रश्न रागों में। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख 7 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य है, 2 खंड काव्य है या फिर गीति काव्य इनको बोल सकते हैं, और 3 जो है नाटक या फिर रूपक काव्य इनको हम कह सकते हैं। 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम, ये 2 तो है महाकाव्य। कुमार संभवम में 17 सर्ग है और रघुवंश में 19 सर्ग है। खंड काव्य या फिर गीति काव्य 2 है, ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार में 6 सर्ग है और 144 श्लोक है, और मेघदूत में 115 श्लोक है। ठीक है, रूपक काव्य 3 है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके अंक से भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं।
प्रथम रचना अगर हम इनकी बात करें प्रथम रचना की, तो इनकी प्रथम रचना ऋतु संहार है। और अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और आज हम जिसकी बात करेंगे, जिसके सामान्य परिचय को हम पढ़ेंगे, वो रहेगी अपने मेघदूत। ठीक है, मेघदूत के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि आज देवउठनी 11 है और देवउठनी 11 से एक प्रश्न बन रहा था, इसलिए सोचा हम पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। तो देवउठनी 11 को क्या था? यक्ष का श्राप जो है वो समाप्त होने वाला था। आइए पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा डिटेल में भी हम। ठीक है, मेघदूत के बारे में। मेघदूत क्या है? आधुनिक विद्वानों के अनुसार ये गीति काव्य है। प्राचीन विद्वान इसे खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, और कालिदास का ये द्वितीय खंड काव्य है। लेकिन संस्कृत साहित्य का अगर पूछ लिया जाए तो संस्कृत साहित्य का प्रथम दूत काव्य या फिर संदेश काव्य है ये। क्योंकि संदेश मेघ के द्वारा जो है यक्ष संदेश भेज रहा था ना अपनी प्रिय पत्नी के पास। तो ये क्या है? दूत काव्य है या फिर संदेश काव्य है। मेघ का निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ये शायद अभी जो स्क्रीनिंग हुआ था ना, HSC TGT स्क्रीनिंग वाला, कन्फर्म याद नहीं है, शायद उसमें आया था या फिर कहीं पर जरूर आया था। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ। तो वहां पर एक खाली स्थान था, या तो सलिल था या मरुत था। ठीक है, तो मेघ का निर्माण कैसे होता है? तो इन चार चीजों से मेघ का निर्माण होता है: धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें एक था, चारों में से एक के मतलब खाली स्थान था, वो भरना था आपने। शायद सलिल होगा या फिर मरुत होगा, कन्फर्म मुझे याद नहीं है। लेकिन ये आया जरूर है, किसी भी एग्जाम में आया हो, चाहे या तो HSC स्क्रीनिंग का भी हुआ था TGT वाला, उसमें आया था, या फिर HTET के भी अभी आया था रिसेंटली। अभी जो एग्जाम हुए ना 1-2 साल के अंदर, जो भी, या तो करंट जो पिछला HTET हुआ था उसमें, या फिर स्क्रीनिंग में आया हुआ था। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है, मेघ का निर्माण कैसे हुआ था। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात मेघ। मेघदूत का नायक कौन है? तो यक्ष है। और नायिका कौन है? यक्षिनी। यक्ष का नाम इसमें तो नहीं दिया था, लेकिन हेममाली है यक्ष का नाम। ठीक है, और धीर ललित जो है ये धीर ललित अनुकूल नायक रहेगा इसका। और नायिका यक्षिनी विशालाक्षी। विशालाक्षी जो है यक्ष की पत्नी थी। यक्षिनी स्वकीय नायिका रहेंगी। इसका कथानक क्या है, यानी कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है मेघदूत के अंदर? तो यक्ष यक्षिनी की विरह व्यथा का वर्णन है इसके अंदर। उत्कंठित हृदय के भावों का वर्णन है। रस श्रृंगार रस है इसके अंदर। वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार रस है इसके अंदर? तो वियोग श्रृंगार रस या फिर विप्रलंब श्रृंगार रस रहेगा मेघदूत के अंदर। छंद मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, और रीति वेदर्भी रीति रहेगी। गुण प्रसाद व माधुर्य गुण है। श्लोक इसके अंदर 115 श्लोक है प्रामाणिक, यानी कि इसके अंदर 115 श्लोक है। और 6 श्लोक जो है प्रसिद्ध श्लोक भी माने जाते हैं। टीका संजीवनी टीका लिखी है मल्लीनाथ ने। मेघदूत के ऊपर मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है। और कुल टीकाएं इसके ऊपर लिखी गई है 50। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संजीवनी टीका किसने लिखी है इसके ऊपर? मल्लीनाथ ने लिखी है। कौन सी लिखी है? संजीवनी टीका लिखी है। किस पर लिखी है? मेघदूत पर लिखी है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है मेघदूत को। एक तो पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। तो इसके अंदर पूर्व मेघ में 63 श्लोक है और उत्तर मेघ में जो है वो 52 श्लोक है। 63 श्लोक किसमें है? पूर्व मेघ में, और उत्तर मेघ में 52 श्लोक है। पूर्व मेघ में किसका वर्णन है? तो रामगिरी आश्रम से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। और उत्तर मेघ में अलकापुरी नगरी का वर्णन है। यक्षिणी विरह दशा इसके अंदर दर्शाई गई है। और संदेश कथन मेघ द्वारा इसके अंदर इसका वर्णन रहेगा उत्तर मेघ के अंदर। कथानक क्या है? काल्पनिक है, यानी कि इनकी खुद की है, कोई भी कहीं से ली नहीं गया। उपजीव्य जो है रामायण, ऋग्वेद, ब्रह्म वैवर्त पुराण इनका माना जाता है। रामायण मल्लीनाथ द्वारा उपजीव्य माना जाता है काव्य।
लेकिन कथानक क्या है, काल्पनिक है। ठीक है। कालीनाथ रामायण को मानते हैं, वल्लभ देव जो है वो ऋग्वेद को मानते हैं, मेघदूत का उपजीव्य मानते हैं ये। ठीक है। अलंकारों की इंद्रधनुषी छटा, प्रकृति का मानवीकरण। अलकापुरी का या फिर यक्षों का राजा कौन था? कुबेर था। श्राप किसने दिया था? तो कुबेर ने दिया था, शाप दिया था कुबेर ने। कर्तव्य प्रमाद के कारण, यानी कि जो इनका कर्तव्य, इसका यक्ष का इनका कर्तव्य था, उसमें ये प्रमाद कर रहा था, यानी कि प्रमाद यानी कि गौर नहीं कर रहा था, इग्नोर कर रहा था अपने काम के प्रति। ठीक है। तो शाप दे दिया था, श्राप यानी कि शाप दे दिया था कुबेर ने। अलकापुरी या फिर यक्षों का राजा था कुबेर, इन्होंने जो है इनको श्राप दिया था। शाप की अवधि कितनी थी? 12 माह या फिर 1 वर्ष आप कह सकते हैं। और यक्ष का निवास शाप के दौरान क्या था? तो रामगिरी आश्रम में वो रहते थे। और ये अपना आज क्या है, देव प्रबोधिनी यानी कि देवउठनी एकादशी है ना, आज 11 से है। तो शाप समाप्ति कब हुई थी? ये प्रश्न जो है ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शाप की समाप्ति कब होने वाली है? तो देव प्रबोधिनी एकादशी को। मेघ को संदेश कथन आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर। मेघ को कब मतलब दे रहे थे संदेश कथन यक्ष? तो आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये है कि शाप की समाप्ति कब है। तो देवउठनी 11 या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी को जो है मेघ इनकी यक्ष के श्राप की समाप्ति होने वाली है। मेघ की पत्नी विद्युत, मेघवंश, पुष्कर व आर्वतक, ये जो है मेघ के बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। यक्ष का घर कहाँ पर है? तो यक्ष का घर है राजा प्रमाद के उत्तर में मंदार वृक्ष के समीप। मंदार वृक्ष कौन से वृक्ष के समीप है? तो मंदार वृक्ष के समीप है राजा प्रासाद। राजा प्रासाद के उत्तर में, उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है, उत्तर में। राजा प्रासाद के उत्तर में मंदार वृक्ष के समीप जो है यक्ष का घर रहेगा। और मेघदूत के बारे में प्रशस्ति जो है वो अपनी पढ़ी ली थी, माघे मेघे गतम व्यय। मंगलाचरण जो है ये कश्चित कांता विरह गुरुना, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इसके अंदर रहेगा। अब इसके कथानक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अलकापुरी नरेश, अलकापुरी नरेश यक्ष अधिपति। अलकापुरी का राजा कौन थे? कुबेर थे। और यक्ष अधिपति, यक्षों का राजा या फिर अलकापुरी नरेश, कुबेर के दरबार में नियुक्त यक्ष अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी के प्रति अतिशय अनुराग के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, जिससे क्रुद्ध होकर कुबेर के द्वारा 1 वर्ष के लिए उसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया जाता है। यक्ष जो है निष्कासित यानी कि उसे श्राप दे दिया जाता है, 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। 8 महीने के बाद आषाढ़ मास के प्रथम दिन यक्ष को देखकर वह मेघ को, प्रथम दिन यक्ष को देखकर वह मेघ को अपनी पत्नी हेतु संदेश, यक्ष जो है वो मेघ को देखकर अपनी पत्नी हेतु संदेश कथन की याचना करता है। मेघ को अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है। ठीक है। मार्ग में आने वाले अमरकूट पर्वत, इसके अंदर जो है बहुत सी नदियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो ये जो रास्ते में मार्ग में आने वाले जो स्थान है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो इनमें जितनी भी नदी आई है वो जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है यहाँ से कि कौन सी नदी का वर्णन नहीं किया गया है। तो 3 तो इसके अंदर जो इसमें जो नदियां आएगी वो रहेगी, और एक जो इसके अंदर नहीं है वो वाली नदी ऑप्शन में होगी, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। अमरकूट पर्वत का वर्णन किया गया था। रेवा नदी, विदिशा नदी, दसारण देश,
वेत्रवती नगरी, उज्जैनी, निर्विंदा नदी, शिप्रा नदी, गंभीरा नदी, देवगिरी पर्वत, ठीक है, चरमसवती नदी, कुरुक्षेत्र आदि का वर्णन करता है। तो ये जितनी भी नदियां हैं इनको एक पेज में अलग से लिख लीजिएगा और इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकता है कि इसमें से मेघदूत में कौन सी नदी का वर्णन नहीं किया गया है। तो जो है वो तो है, जो अलग होगी वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व मेघ में अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है तथा उत्तर मेघ में अलकापुरी नगर का वर्णन किया गया है। मेघ द्वारा यक्ष का संदेश कथन वर्णन है। अलकापुरी के सुंदर वर्णन के साथ यक्ष मेघ से कहता है कुबेर महल के उत्तर में, मंदार कुबेर महल है ना, उसके उत्तर में है, इनका उत्तर में घर है, किनका है, यक्ष का घर है, मंदार वृक्ष के पास मेरा घर है। मेघ से कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि कुबेर महल के उत्तर में मंदार वृक्ष के पास मेरा घर है, जिसमें मेरी पत्नी पुष्प गिन गिन कर दिन काट रही है। उससे कहना कि 4 माह शेष है। श्राप के कितने माह शेष है, 4 माह शेष है, 4 महीने शेष है। और ये आ गया अपना आज वाला प्रश्न जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। देव प्रबोधिनी प्रबोधिनी एकादशी को यानी कि देवउठनी एकादशी को शाप जो है वो समाप्त होने पर हमारा जो है पुनः मिलन होगा, और तब तक धैर्य धारण करें। तो ये था कालिदास का सामान्य परिचय और मेघदूत का सामान्य परिचय। अगर दोहराई कर रहे हो तब तो साथ ही साथ समझ में आ जाएगा, अगर पढ़ाई कर रहे हो इसी क्लास में तो 2 बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।